सभी भाई बहनों को एक भाई की तरफ से जय हिंद। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर है बिहार के एक गांव की कहानी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब मैं आप लोगों के लिए क्लास 8, 9th और 10th का मैं प्रयास करूंगा। मैंने यही कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए कम से कम इन 3 क्लास का वीडियो अपलोड कर सकूं, कुछ सब्जेक्ट का भी, बाकी बाद हम एग्जाम में देखेंगे। तो आपको क्लास 9th में मूल रूप से जो एसएसटी है, एसएसटी के अंतर्गत आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वो 3 सब्जेक्ट कौन सब है? तो पहला हो गया आपको हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास, फिर हो गया इकोनॉमिक्स, और फिर आपका तीसरा हो गया पॉलिटी या जिसको आप सिविक्स बोलते हैं, और फिर अंत में कौन सा हो जाएगा, एक और है हमारा हिस्ट्री हो गया, अच्छा वो ज्योग्राफी है ना, जिसको भारत भूमि एवं संसाधन कहते हैं। तो मूल रूप से हम इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और इसी 4 में से मैंने पहला सब्जेक्ट जो लिया है वो है हमारी अर्थव्यवस्था। मैं कोई, फिर से कहता हूं, मैं कोई बड़ा ज्ञाता नहीं हूं इस सब्जेक्ट का, इस क्षेत्र का, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको उससे सेटिस्फाइड कर सकूं, आपका जो कंफ्यूजन है मैं उसे दूर कर सकूं। तो आपको हमारी अर्थव्यवस्था में कुल जो है टोटल आपको हमारी अर्थव्यवस्था में 6 चैप्टर दिया गया है और आज हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, यानी इकाई 1 से शुरुआत करेंगे। और हमारा इकाई 1 उसका क्या नाम है? तो वो है हमारा बिहार के एक गांव की कहानी, ठीक है। इकाई 1 ये है हमारा बिहार के एक गांव की कहानी, पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के हमने कुछ बिंदुओं को लिख दिया है। मैं लिख हमेशा इसलिए देता हूं ताकि वीडियो का लेंथ जो है, लंबाई जो है, वो थोड़ा कम हो सके और मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी यहाँ पर देखकर या यहाँ पर से आप बस, ये आपके लिए एक संक्षेप में है, लेकिन मैं चर्चा आपके साथ हमेशा ज्यादा करने का प्रयास करता हूँ क्योंकि आपको रटना नहीं है। अगर मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अगर अंत तक पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए, 100% ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। इतना तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का। लेकिन मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ा पास में नॉइज भी आपको इस वीडियो में आ रहा होगा क्योंकि जो माइक मेरे पास अवेलेबल था उनका बैटरी खत्म हो गया है, इसी वजह से अभी मैंने माइक नहीं यूज किया है। तो आप इतना तो कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास कीजिएगा, या फिर कीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो बिहार के एक गांव की कहानी जो है, तो आपको पता है कि हमारा बिहार जो है एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ कृषि में लगभग 80% से अधिक आबादी हमारी कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो इसी के आधार पर ये मूल रूप से हमारा पहला चैप्टर है और दूसरे चैप्टर भी लगभग इसी से रिलेट करता है। तो पहले चैप्टर में मूल रूप से इसमें एक गांव के बारे में बताया गया है और उस गांव का क्या नाम है? फतेहपुर नाम है। गांव का क्या नाम है? फतेहपुर। कोई दूसरा मार्कर, चलिए यहाँ पर एक दूसरा है हमारा ब्लू कलर का, तो उस गांव का क्या नाम है भाई? फतेहपुर नाम है। और फतेहपुर जो गांव का नाम पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा? तो उस गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिसका नाम था श्री फतेश्वर नारायण सिंह, ठीक है। बिहार के एक गांव की एक कहानी का कुछ पहला जो आपका 1 से 1, दूसरा और तीसरा जो पेज है वो मूल रूप से फतेहपुर गांव के बारे में है। और फतेहपुर गांव का नाम किस व्यक्ति के नाम पे पड़ा था? तो श्री फतेश्वर नारायण सिंह के नाम पर पड़ा था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी, आदर्श और एक कर्मठ व्यक्ति थे। उसी के नाम पर उस गांव का नाम क्या पड़ गया? फतेहपुर पड़ गया। फतेहपुर जो गांव है यह आसपास के गांवों से जुड़ा हुआ है, यानी इनके ऐसा नहीं कि यह एक वीरान में एक बसा हुआ गांव है। फतेहपुर के आसपास इनके और सारे गांव हैं। तो फतेहपुर गांव का मुख्य जो व्यवसाय है, वहां के लोगों का जो मुख्य रोजगार है वो क्या है? वो कृषि है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन इसके अलावा भी फतेहपुर गांव में लोग
पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी, मछली पालन, इन जैसे कार्यों से भी लोग अपने जीविकोपार्जन करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इनके साथ ही फतेहपुर गांव के पूरब में पुनपुन नदी है और फतेहपुर गांव के पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क मार्ग है। ठीक है, पटना गया मतलब दोनों को जो जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क मार्ग है वह कहां पर है? फतेहपुर गांव के पश्चिम में है और ये पटना से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ यह गांव है। ठीक है, कौन? फतेहपुर। इस गांव में आप अक्सर क्या सब देख सकते हैं? तो इस गांव में आप बैलगाड़ी को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मोटर गाड़ी देखने को मिलेगा। कहां पर? फतेहपुर गांव में। साथ ही मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलेगा। इनके अलावा जीप, ट्रैक्टर, बस इत्यादि जो है इस गांव में परिवहन के रूप में इन सभी का उपयोग किया जाता है। यानी हम यह कहें कि परिवहन के लिए मूल रूप से इस गांव में बैलगाड़ी का, ट्रैक्टर का, जीप का, बस का, इन सभी चीजों का उपयोग किया जाता है फतेहपुर गांव में। इनके अलावा फतेहपुर की गांव की जो आबादी है, गांव की जो जनसंख्या है, सभी धर्मों का या अलग अलग जातियों के लोगों को मिलाकर तो कुल वहां पर 1500 परिवार के लोग रहते हैं। कहां पर? फतेहपुर गांव में। ठीक है, ये मैं बता देता हूं, इसके बाद में बोर्ड के साइड में आ जाऊंगा तो आप इसका पूरा वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर आप नोट बना सकते हैं। तो फतेहपुर गांव की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या नहीं, वहां पे कुल कितने परिवार रहते हैं? तो 1500 परिवार रहते हैं और इस 1500 परिवार के जो लोग हैं इनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो भूस्वामी हैं। भूस्वामी, भू का मतलब भूमि, स्वामी का मतलब मालिक, यानी अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन है, अपनी भूमि है कृषि करने के लिए। साथ ही वहां के अधिकांश लोग अमीर भी हैं, बड़े परिवार के हैं, जिनका घर, अगर वो बड़े परिवार के हैं, भूस्वामी है या जमींदार है, तो उनके पास ऑटोमेटिक है कि उनका जो घर भी होगा वो पक्का होगा। मतलब हम यह कह सकते हैं कि बड़े परिवारों का जो घर है वो ईंट और सीमेंट का बना हुआ है। कहां पर? फतेहपुर गांव में। इसके अलावा फतेहपुर गांव के अधिकांश के अलावा जो बसते हैं, यानी फतेहपुर गांव की लगभग 1/4 आबादी जो है वो क्या है? गरीब है। ये ध्यान में रखना है, फतेहपुर गांव की कुल आबादी का 1/4 लोग गरीब है। और अगर वो गरीब है तो उनका घर किसका बना होगा? मिट्टी का बना होगा या फूस का बना होगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस योजना के तहत वहां पर कई गरीबों के घर भी बनाए जा चुके हैं और कुछ घरों को बनाया जा रहा है फतेहपुर गांव में। किसके मदद से? प्रधानमंत्री आवास योजना के मदद से। ठीक है, फतेहपुर गांव में। अच्छा, यहाँ पे जो दिया गया 1/4, तो 1/4 अगर आप 1500 का बिल्कुल निकाल लीजिएगा, 1500 का 1/4 इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फतेहपुर गांव में जो है ये पटना के समीप होने कारण, पटना के नजदीक होने के कारण इस गांव में बिजली की अच्छी सुविधा है। साथ ही बिजली के रख रखाव के लिए इस गांव में एक पावर ग्रिड का भी निर्माण किया गया है। वहां पर एक पावर ग्रिड भी है, जिनके कारण, पावर ग्रिड होने के कारण गांव के लोगों को अच्छी खासी बिजली मिलती है। साथ ही साथ गांव के जो किसान हैं वो अपने खेतों की सिंचाई भी किससे करते हैं? नलकूप के ही माध्यम से करते हैं, क्योंकि गांव में बिजली का अच्छा उपलब्ध है। इनके साथ ही फतेहपुर गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय, एक मध्य विद्यालय, साथ ही एक हाई स्कूल, एक डिग्री कॉलेज भी उपलब्ध है। किस गांव में? फतेहपुर गांव में। ये भी मैंने लिख दिया है। साथ ही फतेहपुर गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब सरकारी हॉस्पिटल भी है, साथ ही एक निजी हॉस्पिटल है, यानी एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। कहां पर? फतेहपुर गांव में। इनके अलावा फतेहपुर गांव में एक आंगनवाड़ी भी है, जहां पर महिलाओं की संगोष्ठी होती है। संगोष्ठी का मतलब होता है जहां पर महिलाएं बैठकर विचार विमर्श करती है, उसी समूह को क्या कहते हैं? संगोष्ठी कहते हैं। तो गांव की महिलाएं संगोष्ठी कहां करती है? आंगनवाड़ी केंद्र में करती है। साथ ही फतेहपुर गांव में एक कला मंच भी है,
इनके अलावा फतेहपुर गांव में एक सामुदायिक भवन है, साथ ही सामुदायिक शौचालय है, और गांव में, फतेहपुर गांव में एक प्रसिद्ध काली मंदिर भी है, जहां पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं। तो ये पूरा का पूरा कौन किसके बारे में था भाई? फतेहपुर गांव के बारे में था। तो मैं अब मैं बोर्ड के साइड में आ जाता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोक कर अब आप इसको पूरा का पूरा लिख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो का अभी इस बोर्ड का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने लिख लिया होगा। एक बार आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। फतेहपुर गांव की एक कहानी, यह आपके अर्थव्यवस्था का पहले अध्याय का है। फतेहपुर गांव का नाम श्री फतेश्वर नारायण सिंह के नाम पर पड़ा, जो एक स्वतंत्रता सेनानी, आदर्श व्यक्ति, कर्मठ समाज सेवी थे। कौन? श्री फतेश्वर नारायण सिंह जी। फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय, मुख्य कार्य कृषि है, लेकिन इसके अलावा भी फतेहपुर गांव के लोग मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी, दुकानदारी जैसे व्यवसाय से अपने जीविकोपार्जन करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। इसके अलावा फतेहपुर गांव के पूरब में पुनपुन नदी है। फतेहपुर गांव के पश्चिम में पटना गया मुख्य सड़क मार्ग है, जो पटना से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। फतेहपुर गांव में विभिन्न प्रकार के साधन के लिए उपयोग किए जाते हैं परिवहन के रूप में, जैसे बैलगाड़ी, जीप, ट्रैक्टर, मोटर गाड़ी, बस इत्यादि। फतेहपुर गांव में इन सभी का परिवहन के रूप में किया जाता है। फतेहपुर गांव में विभिन्न जातियों के लोगों को मिलाकर कुल 1500 परिवार रहते हैं, और फतेहपुर गांव का जो अधिकांश आबादी है, अधिकांश परिवार है, वह भूस्वामी है। भूस्वामी का मतलब मैंने क्या बताया था? भू मतलब जमीन या भूमि, और स्वामी मतलब मालिक। वो जमीन का मालिक है। और साथ ही साथ फतेहपुर गांव के जो अधिकांश भूस्वामी या बड़े परिवार के लोग हैं, उनका घर पक्की ईंटों का या सीमेंट का बना हुआ है। इनके अलावा फतेहपुर गांव की 1/4 आबादी जो है वो गरीब है, और उनका घर कच्ची या फिर फूस का बना हुआ है। फतेहपुर गांव में मूल रूप से गरीबों का जो घर है वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घर को भी बनाया जा रहा है, और अधिकांश घर बनाए जा चुके हैं। साथ ही साथ फतेहपुर गांव में एक पावर ग्रिड है, क्योंकि यह पटना से नजदीक होने के कारण यहाँ पर बिजली के रख रखाव के लिए एक पावर ग्रिड की स्थापना की गई है, और इसी के मदद से वहां के लोग अपने खेतों में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से करते हैं। फतेहपुर गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय, एक मध्य विद्यालय, एक हाई स्कूल, और साथ ही फतेहपुर गांव में अच्छी शिक्षा के लिए एक डिग्री कॉलेज भी उपलब्ध है। फतेहपुर गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, साथ ही एक निजी हॉस्पिटल भी है, जहां पर रोगियों को, मरीजों को देखा जाता है। फतेहपुर गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र है, जहां पर महिलाओं की संगोष्ठी होती है, वो लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। फतेहपुर गांव में एक कला मंच है, एक सामुदायिक भवन है, सामुदायिक शौचालय है, और इन सब के अलावा फतेहपुर गांव में एक प्रसिद्ध काली मंदिर भी है, जहां पर आसपास के लोग पूजा करने के लिए आते हैं। तो ये मूल रूप से किसके बारे में था? फतेहपुर गांव के बारे में था। अब आपका समझ लीजिए लगभग 2 से 3 पेज यहाँ पर हो गया खत्म, यानी हमारा पहले चैप्टर का 2-3 पेज लगभग खत्म हो गया। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन के बारे में, यानी अर्थव्यवस्था। हम मूल रूप से रुपये पैसे के बारे में पढ़ना है। रुपया पैसा अर्थव्यवस्था का मतलब ही अगर संक्षेप में कहें तो यह है। ये कैसे आता है? उत्पादन करने से आता है। उत्पादन के बारे में अब इस इकाई में ही हम इसके बाद पढ़ेंगे। वो आपको, ये हमारा पहले चैप्टर का डे 1 था, यानी पहला वीडियो था, पार्ट 1 था, आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, या आपको कहीं पर डाउट रह जाता है, तो आप अपने डाउट को और वीडियो के बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर से मैं आपसे वो सवाल करता हूं कि अगर वीडियो की लंबाई ज्यादा हो जाती है, इनसे आपको कोई परेशानी नहीं है या है,
आप वीडियो के लंबाई को लेकर भी अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट रह जाता है तो एक बार आप फिर से वीडियो को देखिए और 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपका जैसे ही ये वीडियो समाप्त होता है, आप मोबाइल को बंद कीजिएगा और अपने पेज पर लिखने का प्रयास कीजिएगा जैसे मैंने बताने का प्रयास किया है। आपको कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आपको बिल्कुल 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। ये बोलना थोड़ा उचित नहीं लगता है, लेकिन अभी हमारा परिवार छोटा है और मैं चाहता हूं कि अब ये हमारा परिवार ग्रो करना चाहिए। बिना आपके सहयोग से भाई और मेरी बहन, ये परिवार कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। ना परिवार से मतलब है हमारा चैनल ही हमारा परिवार है, तो ये चैनल कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप अपने सोशल नेटवर्क पर, आप फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी यूज करते हैं, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ आप इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। 20-30 जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो पर मैं ज्यादा नहीं, 100 लाइक का बस मैं टारगेट रखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं इतनी लाइक तो मेरी मेहनत के बदले में मुझे मिलनी चाहिए, और देखता हूं आगे क्या होता है। बाकी आपको जल्द ही इसका पार्ट 2 भी मिलेगा, और बाकी हम प्रयास करेंगे कि और सब्जेक्ट को भी साथ साथ लेके चले। आपको हिंदी का भी अभी व्याकरण का वीडियो लगातार मिल रहा है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।